PHP जो है हम वेबसाइट डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते हैं। अब वेबसाइट्स भी हमारी दो टाइप्स की होती हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है और डायनामिक वेबसाइट होती है। और जी इनमें डिफरेंट क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमारी PHP जो है वो डायनामिक वेबसाइट्स बनाती हैं, तो डायनामिक वेबसाइट्स कौन सी होती हैं और स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती हैं। डायनामिक वेबसाइट्स हमारी वो होती हैं जिसके अंदर हम रन टाइम पे कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं। हम सपोज हम जाते हैं अली एक्सप्रेस, वहाँ से चीज़ें परचेज करते हैं। तो अब जो हम एड एड पे क्लिक कर रहे हैं, एड टू कार्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी चीज़ें जो है ना वो एड हो जाती हैं और उस हिसाब से हमारे बिल बनता है। तो इसका मतलब रन टाइम पे हम कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं, हम चीज़ें क्लिक कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और चीज़ें उसका बिल तैयार हो रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, हम डायनामिकली हम उस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, हमारा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है। ठीक हो गया। और ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट होती है, जैसे हम हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो बोलता है यार मेरी कंपनी है, इसकी जो है ना हम पहले विजिटिंग कार्ड बनवाते थे, अब जो है ना आप एक वेबसाइट वेबसाइट बना के दे दें जिसके अंदर हमारी गैलरीज हों और इवेंट्स की तस्वीरें हों, कंपनी की इंफॉर्मेशन हो। वो उसमें कोई रन टाइम कोई चीज़ नहीं है। जैसे फेसबुक में हम रेस्पॉन्स देते हैं, हम किसी को ऐड करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, चैटिंग करते हैं, तो ये हमारा रेस्पॉन्स है। लेकिन स्टैटिक वेबसाइट में हम कोई भी रेस्पॉन्स नहीं, जो चीज़ हमने रन कर दी उसके बाद हम कोई उसमें एक्टिविटी नहीं कर सकते। जैसे लाइक फोटोशॉप में हम कोई चीज़ बनाते हैं, उसको बनने के बाद हम जस्ट उसका जैसे लोगो डिज़ाइन है, ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो स्टैटिक और डायनामिक का डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा, PHP जो है वो हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये। और और ये ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे बात आती है कि PHP इज एन ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी वो होती है जो जिसके लिए हमें कोई चीज़ लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता, हमें हर चीज़ जो है ना वो फ्री अवेलेबल मिल जाती है, उसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स। और हम उसके अंदर कोई सपोज हमने PHP के अंदर हमने कोई ऐसा नया फंक्शन इन्वेंट किया जो पहले किसी भी वर्जन्स के अंदर नहीं है, तो हम उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने नेक्स्ट PHP के वर्जन्स के अंदर। उसके कुछ प्रोसेस हैं तो उसको हम बोलते हैं कि इसलिए ये ओपन सोर्स है। तो मतलब इसके अंदर कोई और भी मॉडिफिकेशन या नई चीज़ बना के उसको नेक्स्ट वर्जन में इंट्रोड्यूस करवा सकता है। ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस डेवलपिंग डायनामिक वेब पेजेस एंड, और ये एम्बेड होती है HTML के साथ। तो मतलब आपको HTML का नॉलेज होना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप एक वेबसाइट डिजाइन करते हो, पहले तो वो वेबसाइट होती है स्टैटिक, अब उसको डायनामिक बनाने के लिए हम बैकएंड में PHP की कोडिंग करते हैं ताकि वो चीज़ डायनामिकली हो जाए। तो सबसे पहले तो हम HTML के अंदर क्या होता है कि हम पहला अपना फॉर्म डिजाइन करेंगे या लॉगिन डिजाइन करते हैं, तो उसके बैकएंड में हम PHP का कोड करके उसको परफॉर्म करेंगे कि लॉगिन किस तरह होता है और साइन अप किस तरह होता है। ये चीजें हम करते हैं इसके अंदर। अब PHP ठीक। को, क्योंकि ये सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ लोकल PC के अंदर हमारे पास कुछ सर्वर्स होते हैं जो हमें इंस्टॉल करने हैं। जैसे इसकी जो रिक्वायरमेंट है PHP को करने के लिए, हमारे पास लोकल सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। अब लोकल सर्वर जो है वो जस्ट जैसे हमारे पास वैम्प हो गया, जैम्प हो गया। अभी हमारे पास लोकल सर्वर हैं जिसको हमें इंस्टॉल करना है ताकि हम कोई भी वेबसाइट बनाएं डायनामिकली, वो हम पहले PC में उसको सही से चलाएं, अपने लैपटॉप पे सही से रन करें, फिर हम उसको होस्ट करें। ठीक है। इसके लिए ऐसे हमारे ही पास जो, हाँ, क्योंकि ऐसे ही हम, इसलिए हमारे पास लोकल सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। XAMPP इंस्टॉल है मेरे में। ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत इसलिए पड़ती है कि अब हर कोई डायरेक्ट जो है वो डोमेन लेके होस्टिंग लेके उस पर प्रैक्टिस नहीं करता, इसलिए हमारे पास जो है लोकल सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम जो है, अब अच्छा, इंस्टॉलेशन में तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बल्कि PHP कुछ ना कुछ आती भी है, कुछ काम भी किया हुआ है। ठीक है। बस असल में बात ये है कि आगे हमें एडवांस में ना, सबसे पहले जो चीज़ है कि हमारी PHP की लॉजिक इतनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई आगे जाके कस्टम चीज़ें बनाएंगे तो उसके लिए क्लाइंट की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है।
तो हमें उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो चीज़ आनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास लॉजिक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉजिक आनी चाहिए। अब लॉजिक बिल्ड करने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि हम जो है ना प्रैक्टिस करेंगे तभी लॉजिक बिल्ड होती है। ठीक है, अब सपोज हमने वर्डप्रेस में एक चीज़ बना दी, कोई भी बैंक की वेबसाइट, और उसमें जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई इसमें जो है ना वो ज़कात कैलकुलेटर होना चाहिए, ये होने चाहिए। अब सपोज इसके लिए हमें अपना कस्टम प्लगइन बनाना पड़ता है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नई चीज़ आई है जो सपोज उसके लिए कोई ऑलरेडी प्लगइन नहीं बना हुआ, तो हम खुद से उसको प्लगइन बनाएंगे। लेकिन बनाने के लिए हमारी पीएचपी की ग्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, हमारी लॉजिक अच्छी होनी चाहिए, तभी हम उस चीज़ को जो है ना चीज़ें को बना सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद पीएचपी एक तो लोकल सर्वर की नीड है, दूसरा हमारे पास कोई ना कोई एक एडिटर होना चाहिए जिसके अंदर हम कोड करते हैं। ठीक है, अब एडिटर्स हमारे पास जैसे ड्रीम व्यूअर हो गया, बहुत सारे एडिटर हैं। हम सिर्फ नोटपैड पे भी चला सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, ये सारी चीज़ें। हाँ जी ना, हाँ, सब लाइन हो गया, ठीक। सबलाइम हो गया, एटम हो गया, ये सारे हमारे एडिटर हैं जिसके अंदर हम कोड करते हैं। तो जी। स्टार्टिंग में हम नोटपैड से करेंगे, उसका रीज़न ये है ताकि हम जो सेंटेक्स एरर्स होते हैं उनको समझ सकें। ठीक है, जब तक आप सेंटेक्स एरर नहीं समझेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये एरर क्यों आया। आप जो है ना बहुत सारे, जब आप होस्टिंग पे चीज़ें अपलोड करते हैं तो बहुत सारे एरर्स आते हैं, तो इसको एरर से निकालना भी जो है हमें आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जैसे मैंने आपको बोला वेब सर्वर इंस्टॉल करना। अब जब आप जैम्प करते हैं तो जैम्प के साथ जो है वो अपाची एक वेब सर्वर है, और उसके साथ पीएचपी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और उसके साथ डेटाबेस भी इंस्टॉल हो जाती है। तो आप जैम्प बिल्कुल। करेंगे, जैम्प का मतलब होता है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम उसको रन कर सकते हैं, और वैम्प का मतलब होता है कि हम सिर्फ विंडोज के लिए उसको यूज करते हैं।